तो अब चुनावी पर्चा वापस लेने की तारीख खत्म हो गई है महाराष्ट्र में, और अब दरअसल महाराष्ट्र चुनाव प्रचार अपने रंग में रंगना शुरू हो जाएगा। दोनों तरफ से महायुति, महाविकास आघाड़ी अपने अपने स्टार कैंपेनर्स को इस चुनाव प्रचार में उतारेगी, लेकिन सबसे बड़ा ध्यान अगर किसी का रहेगा तो वो बीजेपी पर रहेगा। अमित शाह जब महाराष्ट्र में आए थे तब वो पहले ही घोषित कर चुके हैं कि महायुति बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी और किस तरीके से बीजेपी इस चुनाव को देख रही है? हमारे साथ है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज तक से बात कर रहे हैं इसके लिए। कितना अलग चुनाव है, क्योंकि 2019 में आपका कैंपेन का स्तर कुछ अलग था, आप कुछ अलग कैंपेन लेकर सामने आए थे। इस बार आपका कैंपेन का पूरा तरीका अलग है, 3 पार्टी आपके साथ में है। किस तरीके से आप इस चुनाव प्रचार को देख रहे हैं? इस बार मैं वापस आऊंगा नहीं है, हम वापस आएंगे, इस तरीके का कुछ प्रचार नजर आएगा? पहली बात तो यह है कि हर चुनाव ये चुनौतीपूर्ण होता है। कोई भी चुनाव बहुत आसान है ऐसा मानकर हम नहीं चलते, तो चुनौती है। लेकिन जो ग्राउंड पर परिस्थितियां मैं देख रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि एक एडवांटेज हमको है, एक एज हमको है, जनता हमारे साथ है, इसलिए हम चुनकर आएंगे। और हमारा पूरा कैंपेन, ये बीजेपी का अपना कैंपेन भी महायुति के साथ रहेगा। हमारे सारे कैंपेन में कमल के साथ साथ धनुष्य बाण और घड़ी, इनका भी प्रचार हम करेंगे। हमने स्ट्रैटेजी ये तय की है कि हमको जो जीत हासिल करनी है, अपने दोस्तों को साथ में लेकर हासिल करनी है। सरकार के जो कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों को, हमने की हुई स्कीम्स को, हमने तैयार किया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर को, और भविष्य में हम क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजों को लेकर हमारा कैंपेन हमने बुना है। और मुझे लगता है कि वो लोगों को अपील होगा। नहीं, लेकिन फिर भी 3 पार्टियों का कैंपेन चलाना अलग अलग है, क्योंकि 3 पार्टियां अलग अलग आवाज में बात करती है। सेना बीजेपी का कैंपेन 2019 में चला था, तब भी 2 अलग अलग आवाजें निकली थी। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो आखिर तक कोई साफ बोल नहीं रहा था। आप सिर्फ इतना कह रहे थे कि हमसे ठरला है, हमारी बात तय हो चुकी है। तो 3 पार्टियों में ये कितना मुश्किल आपको नजर आया? क्योंकि मैं अगर होर्डिंग देखता हूं तो लगता है कि आपका होर्डिंग में आप सारी योजनाएं दे रहे हैं, अजीत पवार की होर्डिंग्स में अजीत पवार सारी योजनाएं दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री तो दे ही रहे हैं, मतलब एक तरीके से। ऐसी बात नहीं है, आप हमारा कोई भी होर्डिंग उठाकर देख लीजिए, उस होर्डिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो आपको दिखेगा ही दिखेगा, अजीत पवार जी का भी फोटो आपको दिखेगा, और कोई भी योजना ये सरकार की योजना के रूप में हम लोग प्रसिद्ध करते हैं। इसलिए ऐसी कोई कंपटीशन नहीं है कि योजना किसने दी है। हाँ, बीजेपी इस सरकार का एक प्रमुख घटक है। इस सरकार में सबसे ज्यादा विधायक हमारे पास है, तो निश्चित रूप से सरकार अगर कोई काम करती है तो उसका श्रेय बीजेपी को भी मिलना चाहिए, उसका श्रेय हम लोगों को भी मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी का श्रेय तो है ही, साथ साथ अलायंस पार्टनर्स का भी है। और तीनों मिलकर जब तक ये कैंपेन नहीं करेंगे तब तक अपने अपने लोगों तक हम कैसे पहुंचेंगे? लेकिन बगावत का कारण क्या लगता है फिर? क्योंकि आप पहले से कहते आ रहे हैं कि 3 पार्टियों की सरकार चलाना बहुत मुश्किल है, 3 पार्टियों का अलायंस चलाना भी मुश्किल है। बगावत का रोग वहां पर भी है और आपके यहां पर भी है। 36 जगह पर आपके यहां पर बगावत हुई है। एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट्स हैं जो कहते हैं ना कि टेम्पर रनिंग हाई, बहुत ज्यादा गुस्से में कई लोग कह रहे हैं कि नहीं हम तो बगावत करेंगे, हम नहीं सुनेंगे। कई जगह पर 36 ये आंकड़ा अब इतिहास हो चुका है। अब इतनी ज्यादा जगह पर बगावत नहीं है, बहुत कम जगह बची है जहां बगावत है। और मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीति में लोगों के एस्पिरेशंस होते हैं, और कई बार 5 साल रुकने के लिए लोग तैयार नहीं होते। तो लोगों को लगता है कि मेरे जिंदगी का यही आखिरी चुनाव है, इसलिए मुझे तो लड़ना ही लड़ना है। मेरी पार्टी नहीं दे तो उसके सामने लड़ लूं, वो नहीं दे तो दूसरी पार्टी से लड़ लूं, वो नहीं दे तो तीसरी पार्टी से लड़ लूं। एक प्रकार का एक नया पॉलिटिकल कल्चर ये तैयार हुआ है। नहीं, लेकिन ये इसका कारण ये तो नहीं है कि कहीं ना कहीं बीजेपी कहीं कोशिश कर रही थी कि हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे कहीं आगे चलकर, और आपके नेता ये सोच रहे थे कि ठीक है अभी 288 लड़ने का समय आएगा और तभी एक नहीं 2-2 पार्टनर ऐड हो गए। क्या इसके वजह से कहीं अमित शाह जब महाराष्ट्र में आए थे तब उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा था कि हाँ हमें पता है कि कई लोगों को कुछ मिला नहीं जो कई सालों तक हमारे साथ में, कई सालों से हमारे साथ में है। तो ये भी एक कारण है कि कहीं वो स्ट्रैटेजी में गड़बड़ी हो गई जिसके वजह से आप ही के लोग कह रहे हैं कि हम बगावत करेंगे। स्ट्रैटेजी की गड़बड़ी नहीं है, परिस्थिति का बदलाव है।
2019 में जब हमारे साथ धोखा हुआ और हम अपोजिशन में गए, 2.5 साल तक हम लोगों ने 288 सीटों पर हमारे नेता उतारकर चुनाव लड़ने की तैयारी की। उसके बाद हमारे साथ शिंदे जी आए तो उनकी सीटें छोड़कर या उनको जो देनी पड़ेगी वो सीटें छोड़कर बची हुई सीटों के ऊपर हमने वापिस 1 साल तक हमारे कार्यकर्ता काम करते रहे। उसके बाद अजीत दादा आए तो हमारी एक प्रकार से स्पेस थोड़ी श्रिंक हुई और जिन कार्यकर्ताओं को 3 साल 3.5 साल हमने चुनाव लड़ने के लिए मेहनत करने लगाई, उनमें से कुछ कार्यकर्ताओं को ये लगा कि अब इतनी मेहनत करने के बाद हम रुक जाए और किसी और पार्टी का काम करें, ये संभव नहीं है। तो वो लोग दूसरी पार्टी में चले गए, दूसरी पार्टी की तरफ से लड़ रहे। जिन लोगों को ये लगा कि नहीं मेरी पार्टी के साथ मुझे रहना है, ठीक है, आज मुझे नया अवसर मिला तो अगले बार मिलेगा, वो लोग रुक गए। नहीं, लेकिन ये भी तो दिखाई देता है ना कि जैसे आपकी पार्टी ने साफ कह दिया कि हम नवाब मलिक को समर्थन नहीं देंगे और वो कैंडिडेट नहीं होने चाहिए, लेकिन नवाब मलिक वहां पर खड़े हुए हैं। वो खड़े तो हुए ही, लेकिन अजीत पवार ने उनको अपना एबी फॉर्म भी दे दिया, उनको चुनाव में उतार दिया पार्टी के सिंबल पर। किस तरीके से आप देखते हैं कि आपको डिफाइंड एक तरीके से नजर आते हैं अजीत पवार इस मामले में कि नहीं हमारा नंबर बढ़ाना है, हम नहीं सुनेंगे आपकी बात? मैं तो कहता हूं डिफाइंड नहीं है, कंफ्यूज्ड है। क्योंकि राजनीति की जो नब्ज है वो नब्ज अगर इस महायुति को कौन वोट देने वाला है ये वो समझ लेते हैं तो शायद ये फैसला नहीं करते। इसका मतलब वो ना समझे ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं। नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात हो गई है ना, बहुत होशियार है। उनकी बेटी महायुति की कैंडिडेट और वो सिर्फ एनसीपी की कैंडिडेट। हमने बहुत साफ शब्दों में कह दिया था कि हमको ये कैंडिडेट नहीं चलेगा, आपने इनको नहीं देना चाहिए। उन्होंने उनको बी फॉर्म दिया तो हमने शिवसेना के कैंडिडेट को खड़ा किया है, वहां हम शिवसेना का ही काम करेंगे और आप लिख लीजिए हम शिवसेना के उम्मीदवार को चुन कर लाएंगे। क्या ये टेढ़ी खीर साबित हुआ थोड़ा सा अलायंस बनाने में, सीट डिस्ट्रीब्यूशन करने में, लोगों को समझाने में? और सारा चीज मैंने देखा कि आप पर आ गया था कि आप रोज किसी को मिल रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं कि भाई खड़े मत हो जाना, ठीक है हम सीट यहां से यहां मैनेज कर लेंगे। 3 लोगों को संभालना बहुत मुश्किल बात नहीं लगती आपको? देखिए साहिल, जहां पार्टी अपने बलबूते पर भी लड़ती है ना, एक पार्टी में भी अड़चने होती है, एस्पिरेंट्स बहुत होते हैं। 2 पार्टी में भी अड़चने होती है, यहाँ तो 3 पार्टियां थी। 3 पार्टियों के कार्यकर्ताओं के एस्पिरेशंस को एड्रेस करके इस अलायंस को फोर्ज करना ये बहुत कठिन काम था। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि महायुति इसको तुलना में अगर हम तुलना करें तो आसानी से कर पाई, महाविकास आघाड़ी तो अभी तक कर ही नहीं पाई है। नहीं, लेकिन यहां पर यह भी तो नजर आता है ना कि एक मुख्यमंत्री पद की होड़ है, वहां भी है और आपके यहां पर भी है। कहीं ना कहीं सबको लगता है कि अगर हमारे नंबर कम हो जाएंगे तो हमें मुख्यमंत्री पद का मौका नहीं मिलेगा। क्या इसी के वजह से ज्यादा सीटें लेने की कोशिश की जा रही है? और अभी भी पता नहीं कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। राज ठाकरे कह रहे हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, उनका समर्थन रहेगा और वो भी सत्ता में आ जाएंगे। तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा उसमें? देखिए, मैं आपको आज दावे के साथ कहता हूं, दावे के साथ महायुति का मुख्यमंत्री बनेगा, महायुति का। और चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे जी उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अजीत पवार जी उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकारिता देता है। ये तीनों मिलकर तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वो जिस दल का मुख्यमंत्री बनाएंगे उस दल का मुख्यमंत्री बनेगा, उसको सभी लोग स्वीकृत करेंगे। लेकिन ये बहुत ही स्वाभाविक है कि हर पार्टी को ये लगे कि मुझे ज्यादा सीटें मिले, मेरे ज्यादा एमएलए चुनकर आए, इसमें अस्वाभाविक क्या है? नहीं, लेकिन कोई तो फॉर्मूला होगा ना कि ज्यादा सीट, नॉर्मली हम देखते हैं कि जिसकी ज्यादा सीटें वो उसका मुख्यमंत्री। 22 में तो ऐसा कोई फॉर्मूला था नहीं क्योंकि वो अलग सिचुएशन थी। तो कोई फॉर्मूला है उसमें कि ये फॉर्मूले पर हम मुख्यमंत्री बनाएंगे? कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है उस वक्त की सिचुएशन, न नंबर, न स्ट्राइक रेट, न ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। उस सिचुएशन में हम लोग मिलकर तय कर लेंगे। नहीं, लेकिन इसका असर यह भी होता है ना कि एक दूसरे के कैंडिडेट गिराना शुरू हो जाता है। अब दूसरे का ताकत कैसे वीक हो, इंडिपेंडेंट जीत कर आए तो वो हमें बाद में सपोर्ट करेगा। आप देखिए जरांगी पाटिल ने कैंडिडेट खड़े किए, मैं उनकी लिस्ट अभी देख रहा था।
मैक्सिमम कैंडिडेट तो बीजेपी के खिलाफ है, एकनाथ शिंदे के खिलाफ तो कोई कैंडिडेट ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये कहां से हो रहा है ये सब चीज? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम तीनों इस सत्य को जान गए हैं कि एक दूसरे के कैंडिडेट अगर हम लोग नीचे लाएंगे, उनको अगर हम हराएंगे तो सरकार नहीं बनेगी। इसलिए हम बहुत कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। कुछ जगह पर अभी भी बागी है, लेकिन हमने ये तय कर लिया है कि जहां बागी है उनको पार्टी से निष्कासित किया जाएगा, पार्टी में रखा नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है कि हम बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रहे हैं और जरांगे पाटिल इनकी लिस्ट अभी तक मैंने देखी नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं देना चाहता। नहीं, मैं जनरली एक लिस्ट देख रहा था, मराठवाड़ा में उन्होंने कई कैंडिडेट दिए हुए हैं और सारी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूंसीज तो बीजेपी के खिलाफ नजर आती है यहाँ पर। ये कैसे हो रहा है? इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मुझे कोई उसमें आश्चर्य भी नहीं होता और मुझे उससे कोई डर भी नहीं है। देखिए, मतलब ना शिंदे है ना अजित पवार है, बस आप ही आप हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस सवाल का जवाब कभी न कभी आपको उनको पूछना होगा कि क्या कारण था या क्या कारण है कि एक सरकार है, उस सरकार में एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद एक ही व्यक्ति को टारगेट करते हैं। और क्या कारण है कि महाविकास आघाड़ी के नेता भी एक ही व्यक्ति को टारगेट करते हैं, और क्या कारण है कि उसी प्रकार से वो भी टारगेट करते हैं। मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। मैं तो ये मानता हूं कि शायद हमारी पार्टी की और मेरी ताकत इनको समझ रही है। इनको ये लगता है कि बीजेपी को और उसके नेता को वीक करेंगे तो ही चुनाव में चुनकर आएंगे, इसलिए वो मुझे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जितना मुझे टारगेट करते हैं उतनी ज्यादा सिंपैथी जनता में मुझे मिल रही है। सर, आप मुझसे ज्यादा माइथोलॉजी जानते होंगे, लेकिन फिर भी हमने कहानी सुनी थी समुद्र मंथन की, जिसमें मेरू पर्वत रख के देव और दानव वो मंथन कर रहे थे, और उसमें ऐसा लग रहा है कि सारा जो अमृत निकला वो आपके अलायंस पार्टनर चाट गए, और जो विष निकल रहा है वो आपके पाले में आकर पड़ रहा है। किसी को मुख्यमंत्री पद मिला, किसी को उप मुख्यमंत्री पद मिला, किसी को मनचाही सीटें मिल गई। लेकिन अब एकनाथ शिंदे जी आजकल काफी खुश है कि उनका अप्रूवल रेटिंग दिख रहा है, अलग अलग सर्वेज में दिख रहा है, आपके मुकाबले उनका ये दिख रहा है। तो सारा जो विष है वो आपके पाले में आकर गिर गया। कैसे देखते हैं आप इस बात को कि जरांगे पाटिल सिर्फ आप पर टारगेट करते हैं, इनको टारगेट नहीं करते? महाविकास आघाड़ी का आपने जिक्र किया, कहीं भी कैंपेन में एकनाथ शिंदे टारगेट नहीं होते, आप टारगेट हो जाते हैं। तो ये कौन सा समुद्र मंथन हो रहा है कि जिसमें अलायंस पार्टनर्स को तो पूरा अमृत मिल रहा है, लेकिन आप तो पूरा विष खा रहे हैं? अरे भाई, मैं शिवजी का भक्त हूं। आप देखिए, मेरे घर में भी शिवजी विराजमान है। शिवजी के भक्त को विष पीना ही पड़ता है। शिवजी का भक्त ही वो है जो हलाहल को पचाए, जो हलाहल को पीकर भी मुस्कुराए, जो हलाहल को पीकर भी संघर्ष करे, और जो हलाल को पीकर भी जीते, वही शिव जी का भक्त है। इसलिए मैं शिव जी का भक्त हूं। शिव जी का आशीर्वाद है, निश्चित रूप से विजय हमारी होगी। कोई प्रॉमिस नहीं इस बार कि 2.5 साल, 2 साल, 1.5 साल, 5 साल आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे? नो म्यूजिकल चेयर। किसी को कोई वचन नहीं दिया गया इस बार? देखिए, वचन का सवाल ही नहीं उठता। जब पॉलिसी तय हो गई कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री चुनेंगे, तो वचन का कोई सवाल ही नहीं उठता। किसी को स्पेसिफिक बताया नहीं गया कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, मैं तो मेरी पार्टी में एक बहुत छोटा नेता हूं। सर, क्या बात कर रहे हैं? मेरी पार्टी का मैं महाराष्ट्र का नेता हूं, मैं देश का नेता नहीं हूं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि किसी ने आकर हमारे नेताओं को ये नहीं कहा कि मुझे कोई प्रॉमिस दीजिए, किसी ने नहीं कहा। मुख्यमंत्री जी ने भी नहीं कहा। उनको भी विश्वास है फेयर निर्णय होगा, और हम सब लोग उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। एक भी मौका पिछले 2.5 साल में आप बताइए कि मैंने कभी उनको ओवरस्टेप करने का प्रयास किया? एक भी मौका ऐसा नहीं है कि जब मैं मुख्यमंत्री था इस आविर्भाव में कोई काम किया हो। नहीं, सवाल तो ये हुआ ना, 2019 में जब बात नहीं बनी, वो इसी बात को लेकर नहीं बनी कि भाई प्रॉमिस किया था कि नहीं किया था। तो इस बार ये बात साफ है ना कि भाई किसी को कोई प्रॉमिस नहीं किया है, जो भी होगा चुनाव के बाद। चिंता मत करिए, सबके मन में सब कुछ साफ है। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात मैंने देखी कि अमित शाह, उनका भाषण मैंने सुना, और उन्होंने कहा कि 2029 का चुनाव बीजेपी अपने बलबूते पर लड़ेगी।
ये वो घोषणा ही पहले कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए, हम किस तरीके से इस चीज को देखें? 2024 चुनाव के शुरुआत के पहले ही, मतलब विधानसभा चुनाव के पहले ही अमित शाह कह रहे हैं कि 2029 के चुनाव हम अपने बलबूते पर लड़ेंगे। अभी इसका जो विश्लेषण है ये 20 तारीख के बाद करेंगे। अभी ये चुनाव महत्व का है, 29 का चुनाव बहुत बाद में आने वाला है, 5 साल उसमें और बाकी है। ये चुनाव को खत्म करते फिर एक और इंटरव्यू करेंगे, फिर उसमें पूरा विश्लेषण आपके सामने में पार्टी की तैयारी पहले से शुरू हो चुकी है। तो तैयारी अभी करेंगे ना, चुनाव के बाद करेंगे तैयारी। क्या आपको लगता है कि और सीटें आपको मिलनी चाहिए थी? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 16-17 लोग तो आप ही के आपके अलायंस पार्टनर में गए हैं, और दरअसल आप 167 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 148 आपकी, 4 अलायंस पार्टनर की को आपने दिए छोटे वाले, और 16-17 लोग तो आपके अलायंस पार्टनर मतलब शिवसेना और एनसीपी में जाके चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ा इसको मजाकिया ढंग में जवाब देना चाहता हूं कि कई लोग ये कहते हैं कि जो लड़की पहले पसंद आ जाए उससे शादी कर लो, क्योंकि जब भी आदमी शादी करता है तो उसके मन में आता है कि उससे की होती तो ज्यादा अच्छा होता, उससे की होती तो ज्यादा अच्छा होता। इसलिए ये सब झंझट में पड़े बिना जो पहले पसंद है उससे शादी कर लो। तो हम लोगों ने शादी कर ली है, सीटें बांट दी है, अब कोई चिंता की बात नहीं है, अब इसमें आगे बढ़ेंगे। वो लोग आपके हैं कि उनके हैं? अभी हमारी है, सब हमारे है, चिंता मत करिए। आखिर में सर, 2019 में आपने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा था कि शरद पवार की राजनीति खत्म हो चुकी है। क्या आज की स्थिति में जब आप महाराष्ट्र को देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि चुनाव में क्या किसी की राजनीति खत्म होगी? इस चुनाव के बाद कोई बचेगा, रहेगा? क्या इस तरीके से आप इसको देख रहे हैं इस चुनाव में? पहली बात तो यह है कि उस समय का मेरा पूरा वाक्य अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने कहा था कि सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ते वाली शरद पवार जी की राजनीति खत्म हो चुकी है। उसका आधा ये निकालकर चला दिया गया कि शरद पवार की राजनीति समाप्त हो गई है। शरद पवार की, किसी की राजनीति कोई समाप्त नहीं कर सकता। देखिए, मैं एक बात बोलता हूं, लोकतंत्र में केवल जनता किसी की राजनीति समाप्त कर सकती है। इसलिए मेरा अपना मानना है, जनता फैसला करेगी किसको रोकना है और किसको आगे बढ़ाना है। मेरा पूरा विश्वास है कि जनता के मन में महायुति के लिए भावना तैयार हो चुकी है। जनता हमको आशीर्वाद देगी, हमारी सरकार बनेगी। कोई एंटी इनकम्बेंसी जो लोकसभा में दिखाई दी, उसका कोई असर आपको नजर नहीं होगा, खास करके पश्चिम महाराष्ट्र में, विदर्भ में, जहां पर आपके खिलाफ पूरा माहौल गया? देखिए, मैं अगर सच बोलना चाहूं तो शायद बड़बोलापन दिखेगा, लेकिन कई जगह पर मुझे प्रो इनकम्बेंसी दिखती है। सरकार की योजनाओं से एक लोगों में समाधान दिखता है। लोगों को ये लगता है कि सरकार ने 2.5 साल में अच्छा प्रयास किया है, बड़े पैमाने पर सरकार यशस्वी भी हुई है, तो ये लोग कर सकते हैं। ये भावना लोगों के मन में। क्या ये सस्टेनेबल है? हर कोई यही पूछ रहा है कि क्या ये सस्टेनेबल है? जो बजट प्रोविजन से वो तो मान सकते हैं, लेकिन कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जो बजट के बाद में भी डिक्लेयर किए गए हैं चीफ मिनिस्टर से। आपने एडमिनिस्ट्रेशन चलाया हुआ है, आपको पता है कि इस तरीके की अर्थव्यवस्था चलाना बहुत मुश्किल होता है। मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि जितनी योजनाएं हम चला रहे हैं उनका सबका बजट प्रोविजन हमने किया हुआ है, और साथ साथ उसके बाद भी जो घोषणाएं हुई है, बहुत कम घोषणाएं हुई है, उसका बजट के ऊपर कोई असर नहीं है। बजट पर असर करने वाली वो घोषणाएं नहीं है। लेकिन ये आपका अधिकार है, आपने हमको सवाल किया और पूछना ही चाहिए ये सवाल। लेकिन मेरी आपको रिक्वेस्ट होगी कि हमसे बढ़ चढ़कर घोषणाएं हो रही है, हमसे दुगना देंगे करके हमारे विरोधी बोल रहे हैं, तो आप उनको भी सवाल पूछा जाएगा। वही मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उनको ये सवाल जरूर पूछिए, क्योंकि कल तक वो कह रहे थे कि इन्होंने घोषणाएं की, पैसा कहां है, यहां से निकाल रहे हैं, वहां से ला रहे हैं, इधर कर रहे हैं। आपने जाल फेंका, वो फंस गए। 1500 रुपया वो बोलेंगे 2000। अब उनको पूछिए, क्योंकि मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हम 2000 हम देंगे। नहीं ला सकते तो वो कहां से कम मैं तो ये कहता हूं कि हमारे साथ केंद्र की सरकार है, उनके साथ कौन है? नहीं, केंद्र की सरकार उनके साथ नहीं रहेगी। अगर उनकी सरकार आएगी तो देखिए, इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि रोज केंद्र को गाली देते हैं और उनको शर्म आती है केंद्र से पैसे लेने में, रोक देते हैं। कोविड के समय भी हमने देखा, इसलिए वो तो केंद्र को रोज गाली देने वाले, उनको तो शर्म आती है केंद्र की योजनाओं को लागू करने में, तो कैसे पैसा लेंगे? सर, आखिरी सवाल मेरा यह है कि
जिस तरीके का प्रचार अब शुरू होगा, अभी हम मान सकते हैं कि अब तो पूरा चुनाव प्रचार में सब सड़क पर उतर जाएंगे, क्या उसमें हमें इस तरीके की कैंपेन दिखाई देगी कि बटेंगे तो कटेंगे, या आपके योजनाओं की ही कैंपेन हमें यहां पर दिखाई देगी? नहीं, बटेंगे उसका सेटबैक आपको लोकसभा में हुआ। बटेंगे तो कटेंगे में कोई गलत बात ही नहीं है। जो समाज बटा है वो हमेशा समाप्ति हुआ है, लेकिन हमारा फोकस ये पूरे तरीके से विकास के कामों पर, हमारी योजनाओं पर होगा। हाँ, ये बात जरूर है, देखिए अगर सामने वाले अपीजमेंट की राजनीति करेंगे, हम वोट की चिंता नहीं करते। मतलब आपके अलायंस पार्टनर मानेंगे, अजित पवार हो या एकनाथ शिंदे हो, उन्होंने आपको नीतीश राणी की शिकायत की थी कि भाई उनको रोकिए। देखिए पहली बात तो यह है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हमारे जो तात्विक विषय है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम भी ध्यान रखेंगे कि आपका कैंपेन किस तरीके से होगा। और आपने कहा वो सही है, क्या इस तरीके की योजनाओं की घोषणा करना, या इस योजनाओं को अगर आपकी सरकार आती है तो आप किस तरीके से उसे फॉलो करते हैं, उस पर भी हमारी नजर रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज तक से बात की।